We'll start with a quick revision of applications of circular motion. कल हमने applications of circular motion start किया था. उसमें पहला ही application that we have seen is vehicle on a horizontal circular track. So we have seen in the last session two applications. Number one, vehicle on a horizontal circular track. So there was a road, suddenly turn आया and on this turn when vehicle moves, तो ये बन गया part of circle. So vehicle is moving along circular path. Since vehicle is moving along circular path, it is circular motion. और ये जो curvature है इसका center is somewhere over here at point C. तो यहाँ पे आ गया center of curvature, ये आ गया radius of curvature. तो जब vehicle car हो, motorcycle हो, whatever it is, whenever it moves on this track, it performs circular motion. और circular motion के लिए what is required? Centripetal force. तो centripetal force किसने provide किया था? Force of friction. तो necessary centripetal force for circular motion of vehicle is provided by force of static friction Fs. ये होता है mv square by r and this is equal to mu s n, where n is normal reaction और n is nothing but mg. तो mu s mg, m और m हो जाएगा कैंसल आउट, कैंसल. तो यू हैव v स्क्वायर इक्वल टू mu s r g. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mu s r g. करेक्ट. तो एज यू सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि अगर, अब बाय द वे, इस स्पीड को एक नाम भी दिया था, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड. तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड डिपेंड्स प्योरली ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इट डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज्यादा हुई तो स्पीड की वैल्यू भी चेंज होगी. आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो आर इज रेडियस, क्योंकि एक बार रोड बन गया, यू कैन नॉट चेंज रेडियस ऑफ कर्वेचर. जी इज कांस्टेंट, जी विल नॉट चेंज बिकॉज सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट विच इज 9.8, राइट. तो v मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किस पे डिपेंड करता है? म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब टू टेक टर्न वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस. ये कम ज्यादा होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वेदर. फॉर एग्जाम्पल बरसात के सीजन में यू हैव वाटर ऑन द रोड, तो उस केस में दिस वैल्यू म्यू एस चेंजेस, कम हो जाएगा क्योंकि पानी है तो टायर और रोड के सरफेस में फ्रिक्शन कम होगा. कभी गलती से ऑयल गिर गया, ग्रीस गिर गया, समथिंग, तो इट इज अगेन बिकम्स लेस. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टायर ऑल्सो. गाड़ी का टायर अगर स्मूथ है, पुराना है, तो म्यू एस की वैल्यू अगेन इज स्मॉल. तो वी कैन नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन म्यू एस. टर्न लेने के लिए हमको अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड रहना है तो इट इज वेरी रिस्की. तो इसका सॉल्यूशन क्या था? बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो व्हाट वी डू इज, और रिमेंबर ये सिटी के अंदर कभी नहीं होता है, रेसिंग ट्रैक्स पे होगा, हाईवेज पे होगा, सिटी के अंदर नहीं, क्योंकि सिटी के अंदर नॉर्मली यू डू नॉट गो एट वेरी हाई स्पीड. कितने स्पीड पे जाओगे? 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होता है. जा जाके कितना जाओगे? 50, 60, 65, 70, दैट्स इट. तो ऑन हाईवेज और रेसिंग ट्रैक्स हम आउटर एज को ऊपर उठा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज. इस प्रोसेस को बोलते हो banking of roads. The process of raising outer edge of road with respect to its inner edge is known as banking of road, and the angle made by the surface of road with respect to horizontal is known as angle of banking. उससे हुआ क्या? ये बैंकिंग करने से क्या हुआ? उससे पहले जब अनबैंक्ड रोड था वो पता होना चाहिए. अनबैंक्ड रोड पे अगर आप एक व्हीकल देखोगे तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या आता है? mg. क्यों? क्योंकि वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट. तो बॉडी रोड को कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल होगा किसको? सरफेस को, मतलब किसको? रोड को. ये n, ये mg. तो हॉरिजॉन्टल रोड के केस में नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. लेकिन एज यू जस्ट लिफ्ट दिस अप, जैसे तुमने बैंकिंग किया
और इस बैंड रोड पे अब व्हीकल है, द ऑब्जेक्ट इज नाउ ऑन बैंड रोड, तो सिंस इट इज ऑन बैंड रोड, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे, कंपोनेंट्स विल वेरी। तो कंपोनेंट्स कैसे फाइंड किए थे, याद है क्या? याद है? नहीं। वेल, डू यू रिमेम्बर हमारा जेई नीट के क्लासेस में, व्हाई इट इज नॉट, अच्छा ठीक है, आई विल डू अ सिंपल थिंग, ये बार बार करते रहने से बेटर है, मैं सिर्फ इसका शेप चेंज कर दूंगा। फाइन, गुड, दिस इज व्हीकल, टेंशन ही खत्म। ओके गुड, होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द व्हीकल जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल की जगह पे सर्कुलर है, बुलेट ट्रेन जैसा। तो एनीवेज, सो द आइडिया हियर इज, अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट बैलेंसिंग mg, लेकिन mg का डायरेक्शन अभी भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो थोड़ा एक्चुअली mg एक्ट होता है सेंटर ऑफ मास पे, एक्चुअली शुड बी लाइक दिस, लेकिन मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करूंगा फॉर वेरी सिंपल रीजन, मुझे एंगल्स दिखाने हैं, तो आई वांट टू शो सम एंगल्स। तो mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दिस इज mg, यहां तक क्लियर? और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये जो रोड है इसको परपेंडिकुलर होगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा, इमेजिन कर लो अब। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। ये क्या था, नॉर्मल रिएक्शन। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन से? एन कॉस थीटा एंड, वेरी गुड, लगता है रिवाइज करके आए हो, गुड। एंड एन साइन थीटा, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड। तो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv² बाय आर। एंड एन कॉस थीटा क्या करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, एंड एन साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या बताया था, डिवाइडिंग। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कंपोनेंट करो डिवाइड करो, ऐसा ही चलता जाएगा। अगले इसमें भी देखोगे, कंपोनेंट करोगे डिवाइड करोगे, दैट इज व्हाट यू विल डू। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लिया, तो एन साइन थीटा अपॉन इक्वल टू mv² बाय आर अपॉन mg, m और m हो गया कैंसल, एन एन गया, m भी गया, साइन अपॉन कॉस है tan थीटा इक्वल टू v² बाय v। तो v² इक्वल टू rg tan थीटा एंड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको क्या नाम दिया था, मोस्ट सेफ स्पीड। इसको मोस्ट सेफ स्पीड बोलने के पीछे एक रीजन है कि हमने फ्रिक्शन कंसीडर ही नहीं किया अब तक। तो प्रॉब्लम वही था ना कि हम फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट थे। अब जब बैंकिंग किया तो फ्रिक्शन नहीं भी हो, इवन इन दैट केस यू कैन मूव, यू कैन टेक टर्न सेफली ऑन अ रोड विदाउट फ्रिक्शन। टायर कितना भी पुराना है, पानी है, ऑयल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, फिर भी यू कैन टेक सेफ टर्न, इट ऑल हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये पहले समझना जरूरी है, इसलिए इसको मोस्ट सेफ क्यों बोला, अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो भी यू कैन टेक टर्न, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोस्ट सेफ स्पीड। देन एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए तो यहां से मिल जाएगा आपको एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v² बाय rg, वेरी गुड। बट जस्ट क्रॉस चेक, सिर्फ समझने के लिए कि आपको मैथ्स कितना याद है, व्हाट इज रेंज ऑफ tan थीटा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड व्हाट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ tan, कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू डिफाइन होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ डेफिनेशन। -π/2 से +π/2 तक, π/2 को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज सेट। पता है क्लोज सेट बाउंड्री को काउंट नहीं करते, -π/2 से +π/2, लेकिन -π/2 और +π/2 काउंट नहीं करोगे, क्यों? व्हाट इज tan ऑफ π/2, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, दैट इज व्हाई -π/2 और +π/2 छोड़ देते हो। वो ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन जो जेई करोगे तो पता होना चाहिए। तो एनीवेज, आई विल नॉट गोइंग टू मैथ्स अलॉट, सिर्फ जस्ट टू चेक याद है कि नहीं। यहां तक हमारा कल हुआ था
अब इसके आगे तो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन सीरियल रिकैप। अब उसके आगे देखते हैं। तो आइडिया हियर इज, अब तक हमने फ्रिक्शन कंसिडर किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का रोल कहाँ पे अब समझ में आएगा। दिस इज मोस्ट सेफ स्पीड। मोस्ट सेफ स्पीड मतलब ये स्पीड से तुम जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन टेक टर्न। सपोज मोस्ट सेफ स्पीड की वैल्यू आ गई 40 km/h सपोज। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 40 की स्पीड पे ही चलना है टर्न लेने के लिए। अगर मैं स्पीड कम करता हूँ तो मैं सीधा कहाँ आता हूँ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ बैंकिंग। स्पीड बढ़ाता तो कहाँ जाऊंगा, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ बैंकिंग। मतलब यू मतलब गाड़ी, द व्हीकल विल स्किड अपवर्ड्स, अदरवाइज इट विल स्किड डाउनवर्ड। थिंक प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि मोस्ट सेफ स्पीड पे ही गाड़ी चलाना है? होता ही नहीं है ऐसा। मोस्ट सेफ स्पीड 40 km है तो हम 39 पे भी आ सकते हैं, 30 पे भी आ सकते हैं, 25 पे भी आ सकते हैं। हो सकता है, राइट, पॉसिबल है। गाड़ी का उतना पावर ही नहीं है दैट यू कैन गो अप टू दैट स्पीड। होगा ना, हर कोई तो धूम की गाड़ी लेके जाएगा नहीं। समवन विल हैव बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उतना स्पीड पे जाता ही नहीं है। तो लोअर स्पीड भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच यू कैन टेक सेफ टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड। ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल रोड का था, अनबैंक का था। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंकिंग की। तो अब दो पॉसिबिलिटी और है, मोस्ट सेफ स्पीड से कम स्पीड है या फिर मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड है। तो कम तो कितना कम, अगर तुम बहुत ज्यादा बहुत स्पीड को कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, तो द व्हीकल विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। और अगर आपने स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, मतलब अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ बैंकिंग along the inclination but upwards। रिमेंबर, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि ये मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला तो मिल गया। मोस्ट सेफ स्पीड मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड विथ विच यू कैन टेक टर्न सेफली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम टर्न लेते वक्त इतना सोचते हैं क्या 40 का 40 ही चाहिए, कम हुआ तो गए हम लोग, नहीं ना। तो कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट इज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये फाइंड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर लिमिट, मतलब वेलोसिटी का कम से कम कितना वैल्यू है सच दैट द व्हीकल शुड नॉट ड्रिफ्ट डाउनवर्ड्स। और अपर लिमिट मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड हो सकता है सच दैट द व्हीकल शुड नॉट ड्रिफ्ट अपवर्ड्स। तो अब हमको स्पीड लिमिट्स फाइंड करने हैं। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड लिमिट्स। तो लेट अस फाइंड आउट स्पीड लिमिट्स। तो स्पीड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ऑलवेज दैट द व्हीकल विल मूव विथ मोस्ट सेफ स्पीड। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कम से कम कितना चाहिए टू टेक अ सेफ टर्न, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए टू टेक अ सेफ टर्न, हमको दोनों फाइंड करने हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट, और डायग्राम में ज्यादा चेंज नहीं है तो मैं यही डायग्राम यूज कर लूंगा, आई विल यूज द सेम डायग्राम। तो डेफिनेटली what you should know is what is most safe speed, v equal to under root of, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लोअर, मतलब गाड़ी का स्पीड मोस्ट सेफ से कम है। तो मैं बोल दूंगा लेट v1 बी द लोअर लिमिट, बी द लोअर स्पीड लिमिट। सिर्फ नाम चेंज कर दिया क्योंकि v किसके लिए रिजर्व्ड है, मोस्ट सेफ। तो v1 इज लोअर लिमिट, तो v1 इज लेस देन v। लेकिन लेकिन व्हाट इज v, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो गाड़ी का अगर स्पीड कम करते गए तो गाड़ी कहाँ जाने लगेगा, डाउनवर्ड्स, मतलब द व्हीकल विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हमने अगर मोस्ट सेफ स्पीड से कम भी कर दिया स्पीड तो व्हीकल जो है वो पॉइंट ऑफ बैंकिंग की तरफ जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, फ्रिक्शन। अब किसने बचा लिया इसको, फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, इंटरेस्टिंग है और इजी है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था, मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हीकल्स मोस्ट सेफ स्पीड पे चलते नहीं है, या तो कम पे चलते या तो ज्यादा पे।
अगर स्पीड कम हो गया तो व्हीकल नीचे जाने लगेगा लेकिन जाता नहीं है। क्यों? आपको याद है फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। मतलब जैसे ही व्हीकल नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? अपवर्ड्स। वेरी गुड। तो इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज along the surface of road but pointing upward। तो ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। स्पीड कम है तो आप रोड के बैंकिंग के तरफ गाड़ी आपका स्किड होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो किसने किसने बचा लिया उसको? मोशन अंदर की तरफ होना चाहिए था, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? अपवर्ड्स। तो इन दिस केस the force of static friction is along the surface of road, is along the inclined surface भी बोल सकते हो, is along the inclined surface pointing upwards की downwards, pointing upwards। क्लियर? डाउट को एक्यूमुलेट होने देना नहीं है। स्पीड कम है तो गाड़ी नीचे की तरफ आएगा, आता नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको बचा लिया, तो फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स। अपर लिमिट के केस में उल्टा होगा। अपर लिमिट मतलब मोस्ट सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड है तो गाड़ी कहाँ जाना चाहिए? जाता है क्या? तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा? बस दैट इज द की। इतना समझ में आ गया तो खत्म। तो अब इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट जाएगा यहां और दूसरा आएगा यहां। कौन सा कंपोनेंट कौन सा है उसके लिए पहले एंगल, ये एंगल कितना है तो ये एंगल कितना है? कौन सा थ्योरम? करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। तो ये क्या आ गया? एफ एस। ये क्या आ गया? एफ एस साइन थीटा। ओके गुड। तो जब तक तुमने फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया था, mg को किसने बैलेंस किया था? n cos। क्यों? क्योंकि नीचे mg था, ऊपर n cos थीटा था। अब ऊपर कितने हैं? दो, n cos एंड, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। तो इन दिस केस mg is balanced by n cos theta and fs sin theta. Therefore, you can write down mg equal to n cos theta plus fs sin theta. Equation number 1. Equation number 1. याद क्लियर? ये जो बैंकिंग है वो तुमने कहाँ किया? टर्न पे, जहां पे कर्वेचर आया वहां पे, राइट? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पे किया गया? नहीं, स्ट्रेट रोड पे बैंकिंग नहीं करते हो। कहाँ करते हो? टर्न पे। तो टर्न पे क्या करते हो? आउटर एज को ऊपर उठा देते हो। तो टर्न पे कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। पिछले केस में किसने प्रोवाइड किया था? एन कॉस थीटा ने। एन साइन थीटा ने। पिछले केस में एन साइन थीटा ने प्रोवाइड किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कौन करेगा? नहीं, जस्ट अ मिनट। एक चीज मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या होता है? तो सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है। दिस इज टूवर्ड्स सेंटर। सही है? बराबर। तो टूवर्ड्स सेंटर पहले एफ एस कॉस थीटा था क्या? तो टूवर्ड्स सेंटर कौन सा था? तो आपने बोला एन साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय। वेरी गुड। अब टूवर्ड्स सेंटर कौन है? उसको अपोजिट कौन है? तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? टर्न पे कौन सा फोर्स चाहिए आपको? यहाँ पे एक फोर्स है टुवर्ड सेंटर, एक है अवे फ्रॉम सेंटर। बराबर। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अवे होना चाहिए कि टुवर्ड्स होना चाहिए? तो किस में से क्या माइनस करोगे? दैट्स इट। क्योंकि बाद में समझ में नहीं आता कि माइनस क्यों, उल्टा क्यों नहीं लिखा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं समटाइम,
हमने एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखा, उल्टा क्यों नहीं लिखा? थिंक, एफ एस कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा कब लिखोगे? सेंट्रीफ्यूगल के लिए। तुम यहाँ पे कौन से फोर्स की बात कर रहे हो? तो सेंट्रीपिटल, तो टुवर्ड्स सेंटर, फाइनल रिजल्टेंट शुड बी टुवर्ड्स। हाँ, तो इस केस में, इन दिस केस, रिजल्टेंट ऑफ कौन कौन? एंड क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इक्वेशन क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी वन स्क्वायर। तुमने स्पीड को वी वन बोला है, वी नहीं, वी पिछले केस का स्पीड था, दैट वाज मोस्ट सेफ स्पीड। एम वी वन स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। हमको कौन सा चाहिए? डन। इक्वेशन नंबर, इसके बाद का प्रोसेस क्या था? डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा एम वी वन स्क्वायर बाय आर अपॉन एन जी इक्वल टू एन माइनस एफ एस डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, बराबर है एन कॉस प्लस एफ एस साइन। क्या क्या कैंसिल हो गया? एम एम, तो क्या आ गया? वी वन स्क्वायर बाय इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस, बट डू यू नो एफ एस इज म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। So since force of static friction is mu s into n, सिंपल। इसके बाद एक चीज याद रखना, फिजिक्स में, पूरे 2 साल के फिजिक्स में कहीं पे भी एंगल्स आए ना, साइन कॉस ऐसा कुछ दिखा, तो उसको फाइनली टैन में लाना पड़ता है। किस में लाना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? टैन। क्या लाना है? तो मुझे बताओ यहाँ पे टैन कैसे आएगा? साइन अपॉन कॉस, एन 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 और एन कॉमन निकाल के, और तुमको टैन चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, या फिर एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एन कॉस को कॉमन निकाल लो, एन एन कैंसिल हो जाएगा और कॉस कॉमन निकलेगा, तो पहले टर्म में क्या था? साइन, कॉस था क्या? तो कॉमन निकाला तो डिवाइड बाय। तो व्हाट आई विल डू इन दिस केस इज, सिर्फ इतना याद रखना, हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल लिया? एन। पहले टर्म में कॉस था क्या? तो फिर मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन, मल्टीप्लाई करने के बाद वापस क्या मिलना चाहिए? एन साइन। कर लो मल्टीप्लाई, एन कॉस कॉस हो गया, तो एन साइन थीटा बराबर है माइनस म्यू एस, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से भी एन कॉस कॉमन निकाल लो, एन कॉस थीटा आ गया कॉमन, 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। गुड। अभी एन कॉस को कर दो कैंसल्ड आउट, तो क्या बचा? वी वन स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टेन थीटा माइनस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। क्लियर? गुड। देन आरजी को वहां शिफ्ट कर देंगे, आरजी को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, तो यू विल गेट वी वन स्क्वायर इक्वल टू आर जी, क्या था न्यूमरेटर में? tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। गुड, वेरी गुड। जस्ट टू क्रॉस चेक कि हमने जो इक्वेशन लिखा है वो सही है या नहीं। मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब ये इक्वेशन, ये क्या है? अंडर रूट ऑफ, ये कौन से कंडीशन में ऑब्टेन किया था? फ्रिक्शन इज
जीरो, मतलब म्यू एस की वैल्यू कितनी। तो ये जो इक्वेशन तुमने डिराइव किया ना, इसमें म्यू एस के लिए जीरो डाल के देखो, जीरो डाल तो ये गया, ये भी गया, tan थीटा अपॉन 1 इज, तो क्या बचा, और v1 स्क्वायर है, तो v1 क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, वापस से वही इक्वेशन मिल गया क्या, यस, वही मिला ना वापस से, करेक्ट है ना, तो करेक्ट है फिर। तो ऐसे इक्वेशन को वेरीफाई भी करते रहना पड़ेगा आपको कि जो भी हमने यहाँ पे कंपोनेंट करके इक्वेशन डिराइव किया है वो करेक्ट है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक था, मोस्ट सेफ स्पीड तब जब म्यू एस की वैल्यू थी जीरो, तो यहाँ पे म्यू एस के लिए जीरो डाल के देख लो, पुट म्यू एस इक्वल टू जीरो, जीरो ये भी जीरो, तो tan थीटा अपॉन 1 इज tan थीटा, तो v1 स्क्वायर इज आर जी tan थीटा, तो v1 इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, तो करेक्ट है, इक्वेशन इज राइट, दिस इज द इक्वेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड। दिस मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट लेना बाकी रह गया अब, तो जस्ट टेक स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, नहीं लोअर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, सो दिस इक्वेशन गिव्स, क्या देता है ये, लोअर स्पीड लिमिट, इससे कम हुआ तो फिर गए टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ बैंकिंग, आपकी गाड़ी जाएगी, इससे कम हुआ तो, इससे कम नहीं चलेगा, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल स्पीड दैट यू कैन हैव, इससे कम नहीं कर सकते। देन अब क्या फाइंड करना है, ये तुमने, हाँ, अब क्या करोगे, अपर स्पीड लिमिट, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट, वापस से डायग्राम हम वही यूज कर लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली कंपोनेंट्स लगभग सेम ही रहेंगे, थोड़ा सा चेंज है। तो इस केस में, इन दिस केस, अपर स्पीड लिमिट मतलब तुम मोस्ट सेफ स्पीड से ऊपर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, यू आर एट अ हायर स्पीड कंपेयर टू मोस्ट सेफ स्पीड, तो उस केस में गाड़ी के कहाँ जाने के चांसेस है, अपवर्ड्स, राइट, तो जाता है क्या, किसने बचा लिया, तो फ्रिक्शन कहाँ होना चाहिए, तो फ्रिक्शन यहाँ होना चाहिए, तो दिस इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, दिस इज एफ एक्स। अगर आपको याद होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर आपको याद होगा वेक्टर इज फ्लेक्सिबल टू मूव, तुम उसको कहाँ पे भी रख दो तुम्हारी मर्जी, यू वांट टू टेक इट हियर यू कैन कीप इट हियर, सिर्फ प्रोवाइडेड क्या नहीं चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो तुम नॉर्मली स्टैटिक फ्रिक्शन होता कहाँ पे है, टायर और रोड के सरफेस में होता, यहाँ पे है, हमने ऊपर दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस यू आर चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तब तक आप कर सकते हो, यू कैन शो, यू कैन जस्ट मूव द वेक्टर। तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स को थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है ना, यहाँ तो पिछले डायग्राम में तो हमने रोड के सरफेस को दिखाया, फिर यहाँ पे ऐसा ऊपर क्यों दिखाया, तुम्हारी मर्जी, वो ऊपर भी लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, हमको सिर्फ देखना है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, खत्म। लास्ट केस में किसने किया था, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो अब बताओ एंगल्स बताओ, ये थीटा है तो ये कौन है, क्यों, अल्टरनेट, वेरी गुड। तो ये जो एफ एस, ये यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कौन सा, एफ एस, तो थोड़ा मैं वापस शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मेरा काम था एंगल दिखाने का, एंगल दिखा दिया, डन, तो एंगल दिख गया ना, हो गया काम। तो अब वापस इसको यहाँ लाएंगे, ये एंगल कौन सा है, थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ एस, और एफ एस साइन कहाँ जाएगा फिर, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किसके डायरेक्शन में गया, तो ये आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। पिछले केस में एम जी को किसने बैलेंस किया था, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, इस केस में एम जी को कौन बैलेंस करेगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, या फिर आप बोल सकते हो ऊपर एक कंपोनेंट है नीचे दो है, तो इक्वेशन बना लो, ऊपर एक है नीचे दो है, तो कैसे इक्वेशन बनेगा पता है, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस साइन थीटा
तो फिर आप बोलोगे n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. Thus n cos theta and fs sin theta balances mg. Resultant of thus resultant of n cos theta and fs sin theta balances mg. ये आ गया इक्वेशन नंबर 1. फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? देखो डायग्राम बताओ. n sin theta plus fs cos theta, right? Okay, so therefore the resultant of n sin theta and fs cos theta provides necessary centripetal force. सिर्फ एक चीज जो मैंने लिखा नहीं तो लिखना चाहिए था, अभी लिखूंगा मैं. तो आइडिया हियर इज, लोअर लिमिट जब तुमने फाइंड किया था, अजम्पशन क्या था? v1 इज लेस देन v, वेयर v इज मोस्ट सेफ स्पीड. क्योंकि लेस देन क्यों लिखा था आपने वहां पे? बिकॉज यू आर फाइंडिंग. अब तुम क्या फाइंड कर रहे हो? जैसे तुमने यहाँ बोला लेट v1 बी द लोअर स्पीड लिमिट, वहां क्या बोलोगे? let v2 be the upper speed limit. Let v2 be the upper speed limit. So v2 is greater than under root of rg tan theta. बस इतना ही डिफरेंस है. वहां पे लोअर स्पीड लिमिट था, यहाँ पे अपर स्पीड लिमिट है. क्लियर? गुड. दो. अब n sin थीटा और fs cos थीटा दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड किया है? तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय mv की v2 स्क्वायर बाय r इक्वल टू n sin थीटा प्लस इक्वेशन नंबर 1 तो लिखा है ना ऑलरेडी. तो इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद क्या प्रोसेस था? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. से मैं एक काम करता हूँ, ये जो mg है, mg इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ, बस. बाकी कोई चेंज नहीं है. अब कर लो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर. तो प्रोसेस स्टैंडर्ड ही है तो वैसा ही चलते रहेगा. डिवाइड 2 बाय 1. और अननेसेसरी बोलते हैं फिजिक्स डिफिकल्ट. कहाँ डिफिकल्ट है ये? नहीं. क्या करना है? कंपोनेंट करते रहना है, देखना है 2 इक्वेशन बन रहा है, डिवाइड करना है, हो गया. सिर्फ प्रॉब्लम इज दैट एक ब्रेन मैपिंग करना पड़ता है. एंड आई टेल यू, एक बार तुमने ये करना सीख लिया ना, फिजिक्स पेपर के लिए भी पढ़ के नहीं जाना होता है. मैं आते थोड़ी पढ़ के आता था, देखेंगे क्या बनाना है, कुछ तो बताएंगे जो गलत नहीं होगा कम से कम फिजिकली. रिमेंबर दिस प्रोसेस. 2 इक्वेशंस, उसमें से एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक mg को किसने बैलेंस किया, और डिवाइड. डन. पूरा मेथड यही है. तो अब बताओ, 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे. इक्वेशन 2 क्या था? mv नहीं, v2. mv2 स्क्वायर बाय अपॉन इक्वल टू, भूल गए, n sin थीटा प्लस, और भूल भी गए तो याद रखना पिछले केस में से बीच में माइनस था, बाकी कुछ नहीं. पिछले केस में यहाँ पे माइनस था और नीचे अब उल्टा होगा. करके देख लो. व्हाट इज mg इन दिस केस? n cos थीटा माइनस fs sin थीटा. mm कैंसल. वेरी गुड. v2 स्क्वायर बाय rg इक्वल टू n sin थीटा प्लस म्यू एस n. क्यों म्यू एस n? स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है म्यू एस n cos थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस. इसके बाद क्या किया था? n cos थीटा को, बस n cos थीटा को कॉमन निकाल लो. फिर
तो V2 स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, कॉमन निकाल लिया, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एन कॉस कैंसल हो गया, वेरी गुड। तो आ जाएगा V2 स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू प्लस म्यू एस अपॉन, वेरी गुड। तो फिर अभी आर जी को कर दो शिफ्ट, तो अभी सिर्फ आर जी को शिफ्ट करना है। तो यू विल गेट V2 स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस sin थीटा। V2 equal to under root of RG tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta। गुड। वापस से क्रॉस चेक करना है सही है कि नहीं। म्यू एस की वैल्यू 0, ये 0, ये भी 0। tan थीटा बाय 1 इज tan थीटा अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। वापस आ गए आप मोस्ट सेफ स्पीड पे, तो इक्वेशन करेक्ट है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मे भी एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं पूछा, आपको बोला है फाइंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन होने के चांसेस है। लोअर लिमिट मतलब स्मॉल वैल्यू, अपर लिमिट मतलब हायर वैल्यू। तो जब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लोअर लिमिट की अपर लिमिट बराबर ना, और न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो अभी अगर आप देखोगे, इसको मैं नॉर्मली बोलता हूँ स्केलेटन ऑफ द फॉर्मूला। पता है स्केलेटन क्या होता है? ढांचा, ढांचा। तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं जिसका सिर्फ डॉपलर इफेक्ट याद है, डॉपलर इफेक्ट याद है, डॉपलर इफेक्ट मैंने कैसे बताया था याद रखने के लिए। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये रियल फ्रीक्वेंसी आ गया, वी वी एल अपॉन वी, तो मैंने बताया था प्लस माइनस, तो मैंने आपको 6 केसेस बताए थे, तो मैंने तभी बोला था कि बाकी कुछ याद मत रखो, सिर्फ याद रखो ये स्केलेटन। तो यहाँ पे भी वही केस है, रिमेंबर द स्केलेटन ऑफ द फॉर्मूला। स्पीड के फॉर्मूला में अंडर रूट तो आएगा ही, आर जी भी आने ही वाला है, tan थीटा यहाँ पे म्यू एस और 1 माइनस, सॉरी माइनस तो बाद में लिखेंगे, 1 और यहाँ पे म्यू एस। अगर मैंने पूछा बताओ अपर लिमिट, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो प्लस डिनोमिनेटर। मैंने बताओ लोअर लिमिट बताओ, हो गया, डन डन। तो व्हाट इज सो डिफिकल्ट इन रिमेम्बरिंग दिस, तो भूलने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है। और बोला होगा मोस्ट सेफ स्पीड बताओ, तो म्यू एस की वैल्यू कर दो 0, हो गया, बन गया मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर। गुड। तो ओवरऑल 3 केसेस को कंपेयर करोगे, तो कंपैरिजन आल्सो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो पहले केस में कौन कौन से फोर्सेस थे ये तुमको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ थे वो पता होना चाहिए। एक था mg जो नीचे था, पहला केस, सबसे पहला केस, मोस्ट सेफ स्पीड का केस। एक था नॉर्मल रिएक्शन, नहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब टू द रोड, ये नॉर्मल रिएक्शन n। उसके बाद इसके 2 कंपोनेंट किए थे, एक था, ये कौन सा था, ये कौन सा था, वेरी गुड, ये था n साइन थीटा, ये था n कॉस थीटा, डेफिनेटली ये एंगल था थीटा। तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए किसने किसको बैलेंस किया, कौन क्या कर रहा है। तो दिख रहा है n cos थीटा क्या कर रहा है, mg को कर रहा है बैलेंस, और n sin थीटा तो mv स्क्वायर बाई आर। बस अभी दोनों को डिवाइड करना, इक्वेशन मिल जाएगा, वो अभी हम लोग करेंगे नहीं। ये पहला केस था। दूसरे केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है, लोअर स्पीड लिमिट का केस।
लोअर स्पीड लिमिट का जो केस था उसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स भी है ना, एफएस। याद है क्या एफएस? यहाँ था, यहाँ। फिर इसके दो कंपोनेंट थे, एक यहाँ था, एक ऊपर था। और इसको भी याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉस है तो ये साइन है, दिस इज एफ एस साइन। ये साइन है तो ये कॉस है, दिस इज एफ एस कॉस थीटा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर केस। ऊपर एन कॉस है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का साइन है, और वो साइन है तो ये कॉस ही होने वाला है। मतलब एंगल कैलकुलेट करना भी जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, ये कॉस दिखता है ना तो ये कौन है, डन। देन किसने किसको बैलेंस किया दिख रहा है? हाँ, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और एम वी वन स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वी वन क्यों, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट लोअर स्पीड लिमिट। गुड, बराबर। इसके बाद आएगा अपर स्पीड लिमिट का केस। तो अपर स्पीड लिमिट के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ था, डाउनवर्ड्स। तो इट वाज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब समवेयर ओवर हियर। तो इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया नीचे। तो ये कॉस है तो नीचे साइन है, एफ एस साइन थीटा, और ये कौन है, एफ एस कॉस थीटा। बराबर ना? वेरीफाई कर लो, था तो वही लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लो, है क्या वैसा? एन साइन एफ एस कॉस है क्या, एन साइन एफ एस कॉस, करेक्ट, बराबर। तो एन कॉस थीटा माइनस क्या कर रहा है, एम जी, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स। तो प्लस एफ एस कॉस थीटा एम वी टू स्क्वायर बाय आर, डन। तो ये तीन केसेस विथ डायग्राम है। बाय द वे इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बाकी है जेई नीट में, और जानबूझ के पेंडिंग रख रहा था क्योंकि यहाँ आने तक मैं रुकता हूँ पहले, सो दैट यू गेट रफ आइडिया कि इंक्लाइंड प्लेन पे कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन है। तो नाउ यू नो कि कंपोनेंट कैसे करते हैं, एन कॉस एन साइन, ये सारा अभी पिक्चर याद होगा, ये पूरा पिक्चर याद होगा तो आपको इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, राइट। तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किए, यहाँ पे हमने रोड दिखाया नहीं, गाड़ी दिखाई, तो क्या दिखाया, सिर्फ फोर्सेस। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और डायग्राम विच इज फ्री ऑफ बॉडी एंड इट कंसिस्ट ओनली ऑफ फोर्सेस। तो जहां पे आपने बॉडी वॉडी कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ क्या शो किया है, फोर्सेस, उसको क्या बोलते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। इन शॉर्ट एफ बी डी, इट इज कॉल्ड एज एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो अगला टॉपिक शायद है वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, जिसको आप मौत का कुआं बोलते हो। तो वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ इज द सेम थिंग। Next topic is, next application of circular motion is well of death. Well of death या फिर wall of death। तो इफ यू सी नोट्स, सबसे पहले मैंने वहां पे वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ होता क्या है वो एक्सप्लेन करके दिया है। इट इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल इन विच व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। तो वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ, इट इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल। मैं डमी लाइन है, डमी लाइन में हटा दूंगा यहाँ से। तो ऐसा केस है मोर और लेस, इट इज वर्टिकल, क्योंकि आपको पता है दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में भी स्टंट होते हैं, अगर पता होगा, व्हीकल्स कैन गो अराउंड, लेकिन वो मोशन कौन सा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। उस केस में गाड़ी क्या करेगा, द गाड़ी द व्हीकल विल परफॉर्म व्हाट,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वैसा भी है, यू विल सी ऑल्सो दोस काइंड ऑफ स्टंट्स ऑल्सो, वो भी होते हैं ऐसा, राइट। दैट इज नॉट कॉल्ड एज वेल ऑफ डेथ। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये वेल ऑफ डेथ नहीं बोलते हैं इसको, राइट। वेल ऑफ डेथ किसको बोलते हैं, कौन से सिलेंडर को बोलते हैं, वर्टिकल। ये कौन सा सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, याद रखना। तो डिफाइन भी कर देंगे हम लोग, ये आ गया मोर और लेस लाइक अ सिलेंडर। गुड। ये लगभग आई होप 90% ऑफ यू हैव सीन दिस, देखा है क्या, मैं अपने यहाँ जतरा लगता है पास में ही, उसमें होता ही है। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू टू गो टू जतरा, वैसे बाय द वे इट इज अ नाइस प्लेस टू गो, यू सी अ लॉट ऑफ साइंस देयर, अगर ऑफ कोर्स साइंस में इंटरेस्ट होगा तो वो भी सीखोगे। वो एक 10 15 20 रुपए का एक छोटा बॉटल मिलता है, उसमें एक वायर डिप करते हो, फिर यू ब्लो इट आउट, अ लॉट ऑफ बबल्स। वो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट जो अगले चैप्टर में आएगा, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ फिजिक्स अराउंड, प्रोवाइडेड तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट खुद को जनरेट करना पड़ता है, नो वन कैन हेल्प यू डू दैट। खाना खुद खाते हो, इस एज में तो खुद ही खाते हो ना, कि या फिर योर पेरेंट्स हेल्प यू ईट। तो फिजिक्स इज द सेम थिंग, यू विल हैव टू जनरेट योर इंटरेस्ट योरसेल्फ इन दैट सब्जेक्ट। चलो एनीवेज, तो पहले ये वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ है क्या, डिफाइन करते बताओ क्या है। इट इज अ वर्टिकल cylindrical wall, vertical cylindrical wall in which vehicles perform, क्या परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल्स बेसिकली, आई विल से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। मतलब you have a vehicle, maybe two-wheeler, maybe four-wheeler, they are going around in circles, these circles are horizontal circles। और जो दूसरा केस मैंने बताया था उसमें सर्कल्स कौन से थे, वर्टिकल। गुड। तो अब ये याद रखना, तो ठीक है, बाकी सब तो आपको लिखते आएगा ही। और रिमेंबर, कभी भी एक सेट माइंड सेट से जाना नहीं होता है कि ऐसा ऐसा ही लिखना है, ऐसा ऐसा लिखना है, रट के आए फिर भूल गए। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स का कीप कमिंग एंड वो बोलते हैं समझ में सब आया लेकिन मैं एग्जाम में ब्लैंक हो गया। होना ही है, क्यों नहीं हो गए, क्योंकि तुम रट के जाओगे, रटना नहीं होता है। स्टार्ट हमेशा याद रखना, 12th के बेसिक्स है, ये पूरी लाइफ के बेसिक्स है बाय द वे। कोई भी टॉपिक इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, स्टार्ट विद डायग्राम, क्योंकि इट विल गिव यू रफ आइडिया कि क्या लिखना है। तो तुमने जैसे देखा, सिलेंडर है, वॉल है, वर्टिकल है, लिख दिया तुमने, इट इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल इन विच व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, बराबर। व्हीकल है तो उसका मास होगा, उसका स्पीड होगा, ये जो सर्कुलर मोशन है इसका रेडियस भी होगा। तो विल कीप इट सिंपल, इसको हम एकदम सिंपल रखेंगे, विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। और नो वन विल आस्क यू कि जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखना है। लेट बोलना, लिस्ट बनाना चालू कर देना। क्या है, व्हीकल है ना, उसका मास है m, स्पीड है v, रेडियस सर्कल का है r, हो गया। लेट m बी द मास ऑफ व्हीकल, v be the speed, of course speed of circular motion, and r is radius of circle। वो इनफैक्ट नीट एंड क्लीन दिखता है वो। गुड। अब इससे पहले मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ किए फोर्सेस के, मतलब तुमको समझ में तो आ गया होगा कि सारा खेल इट इज ऑफ फोर्सेस, ऑल एवरीथिंग इज अबाउट फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बताओ। एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा होगा जब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है व्हीकल, सरफेस है वॉल, और नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आने वाला है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन, बराबर। कहाँ पॉइंट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगता है, किसने प्रोवाइड कर दिया, हो गया। नॉर्मल रिएक्शन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब वो क्या कर रहा है, प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। गाड़ी का वेट है, वेट mg डाउनवर्ड्स, mg इज नॉर्मली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
इसका मतलब गाड़ी नीचे गिरना चाहिए था, गिरा क्या, किसने बचाया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन रोड, सॉरी रोड तो है नहीं, वॉल एंड टायर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ, गाड़ी नीचे गिरना चाहिए था, गिर रहा है क्या, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स, फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, राइट। तो फिर इसको लिखना कैसे, सिंपल, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, लिस्ट बना दो उसका भी, तीन फोर्सेस है, at any instant of time, at any instant of time, the forces acting on the vehicle are, number one, normal reaction, n, number two, weight mg, of course vertically downwards, वो तुम लिख सकते हो pointing vertically downwards, number three, force of static friction pointing vertically upwards, force of static friction Fs। फिर इसके बाद कौन क्या कर रहा है बता दो, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस mg, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन balances weight of the car, weight of the vehicle, weight of the vehicle मतलब mg। तो क्या लिखोगे, Fs इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, नॉर्मल रिएक्शन provides necessary centripetal force and normal reaction provides necessary centripetal force। तो उसका इक्वेशन भी आएगा, क्या आएगा, n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वेशन नंबर 2। अब 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μs into n, right, but you should know that force of static friction Fs is always less than or equal to μs n, so therefore Fs is always less than or equal to μs n। हम अब तक इक्वल टू n लिख रहे थे, μs n लिख रहे थे, लिखा था क्या ऐसा, Fs इक्वल टू μs n, लेकिन इन रियलिटी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये हमेशा μs n से या तो इक्वल होता है या तो उससे कम होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। याद है काइनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन वन बॉडी इज मूविंग ऑन टॉप ऑफ अनदर। ऐसा ऐसा याद आना चाहिए, कहाँ क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर बताओ, ये सब पता होना चाहिए। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में तुमने सीखा है ना, नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो ये सब याद होना चाहिए, एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो एनीवेज, तो अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 हमको देता है Fs, देता ना Fs, इक्वेशन नंबर 2 देता है हमको, इक्वेशन 1 और 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 and 3, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 3। Fs क्या था, Fs क्या था, mg, लेस देन और इक्वल टू μs n, व्हाट इज n, mv स्क्वायर बाय m और m कैंसल, बराबर, गुड। तो यहां से आपको मिल जाएगा rg बाय μs इज लेस देन इक्वल टू, मतलब v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू rg बाय μs। तो इफ आई टेक स्क्वायर रूट, v ग्रेटर देन, बराबर,
v is greater than square root of rg by mu s, greater than rg by, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? नहीं, एक चीज समझ लो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में बताओ। मैंने अगर बोला सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आने का क्राइटेरिया है, लेट अस से कि मिनिमम 80% होने चाहिए, हाँ, तो एंट्री किसको रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। लेट अस से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मतलब क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम है। तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा? बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस, लेट अस से ग्रेटर देन। तो रूट लेने के बाद ये जो वैल्यू है, ये मिनिमम की बात कर रहे हो कि मैक्सिमम की बात कर रहे हो? हाँ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड, दिस इज द वैल्यू ऑफ। जिनको अभी भी नहीं समझा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो एक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर इसको उल्टा लिखता तो मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो फिर मैक्सिमम। क्लियर? कुछ नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट में आए, ये स्क्वायर था, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम। ग्रेटर देन मतलब कम से कम, उससे कम नहीं चलेगा, ग्रेटर देन उससे ज्यादा होना चाहिए, और इक्वल टू आर जी बाय, तो स्क्वायर रूट लिया, तो तुम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो कि मिनिमम की कर रहे हो? बस बात खत्म। तो ये v की वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है? तो दैट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच द व्हीकल शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं हुआ तो नीचे इट विल फॉल डाउन, तो इट विल स्पाइरल डाउन। अगर नहीं हुआ तो ये जो व्हीकल है ना, ये ऐसा करते करते सीधा आ जाएगा नीचे। तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड विथ विच व्हीकल शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जिनको नहीं समझा, वापस एक बार, वैसे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, विल रिपीट वंस अगेन। तो व्हाट वी हैव इज मौत का कुआं, क्या बोलते हैं उसको? वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं और वॉल ऑफ डेथ, राइट। उसको मौत की दीवार मत बोल देना, देयर इज नो हिंदी इक्विवेलेंट फॉर वॉल ऑफ डेथ, यू हैव हिंदी इक्विवेलेंट फॉर वेल ऑफ डेथ। यस, तीन फोर्सेस है। नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर, mg is vertically downwards and fs is vertically upwards। fs ने कर दिया mg को बैलेंस। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ था, तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है mv स्क्वायर बाय r। 11th स्टैंडर्ड के बेसिक से पता है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एट। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 और 2 सब्स्टिट्यूट कर दो 3 में, तो आपको मिल गया mg लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, एम वी स्क्वायर बाय, तो m और m कैंसल, देन यू हैव फ्रॉम हियर आर जी बाय म्यू एस लेस देन और इक्वल टू, तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी बाय म्यू एस, so v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। अगर क्लियर? तो सो फार हमने कितने एप्लीकेशंस कवर किए? नंबर 1 वाज व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड सर्कुलर ट्रैक। नंबर 2 व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। उसमें फिर दो केसेस थे, अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट। उसके बाद वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ। इसके बाद है कोनिकल पेंडुलम। तो आई नो ऑलरेडी 3 टॉपिक हमारे हुए हैं, बट आई जस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। तो सैटरडे है तो आई मे गिव यू बोनस में, इसमें इट्स नॉट श्योर। तो पहले अभी कोनिकल पेंडुलम क्या है वो समझ लेंगे, जस्ट अ रफ आइडिया। कोनिकल पेंडुलम मतलब पेंडुलम ही होता है, और दो टाइप के पेंडुलम होते हैं। एक को आप बोलते हो आइडियल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम। एक को आप बोलते हो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। आइडियल पेंडुलम और प्रैक्टिकल पेंडुलम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंडुलम। अब ये आइडियल पेंडुलम मतलब क्या है? आइडियल पेंडुलम में हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और जानबूझ के मैंने स्ट्रिंग को बहुत थिन दिखाया क्योंकि इट इज अज्यूम्ड दैट द स्ट्रिंग डज नॉट हैव मास।
ये मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। मासलेस मतलब मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका एलोंगेशन नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ, नो मैटर तुमने इसके नीचे कितना भी लोड लगा दिया, लगा तो 2 टन 10 टन 15 टन, इसका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? नहीं। तो जो रियल पेंडुलम है, जिसको प्रैक्टिकल पेंडुलम बोलते हो, थोड़ा थिक दिखा रहा हूं क्योंकि वहां पे आप मासलेस स्ट्रिंग नहीं ले सकते। आप बोलोगे लाइट स्ट्रिंग, लाइट मतलब वेरी लेस मास, आप बाद में बोल सकते हो कि मास निग्लेक्ट कर दो, वो अलग केस है। रिमेंबर, आइडियल में स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। प्रैक्टिकल में क्या है? लाइट स्ट्रिंग है, मास है लेकिन कम है। अब कम से कम जो जेई करने वाले हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम लोग स्ट्रिंग का भी मास कंसीडर करेंगे अप टू द लेवल ऑफ नीट और सीईटी। उस केस में हम स्ट्रिंग का मास नॉर्मली कंसीडर नहीं करते हैं नॉर्मली। तो लेकिन जो जेई प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन लूंगा मैं, 3-4 क्वेश्चन लूंगा उस टाइप के जिसमें आपको स्ट्रिंग का भी मास लेना पड़ेगा। तो याद रखना डिफरेंसेस, आइडियल पेंडुलम में मासलेस स्ट्रिंग है और प्रैक्टिकल पेंडुलम में मास है, लाइट है, निग्लेक्ट कर सकते हैं वो अलग चीज। आइडियल पेंडुलम में जो बॉब होता है, बॉब मतलब बेसिकली इट इज अ पॉइंट मास। तो आइडियल पेंडुलम में सारा का सारा मास किसमें है? एक सिंगल पॉइंट में। तो आइडियल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ massless and inextensible string, right? One end of which has a very heavy, which mass? Point mass. Important है, point mass है। और प्रैक्टिकल पेंडुलम में जो मास होता है वो एक बॉल में होता है, मेटालिक बॉल, इसको बोलते हो बॉब। क्या बोलते हो इसको? बॉब, राइट। छोटा छोटा डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि सारा मास किस में है? पॉइंट में है, बराबर। यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम इज नॉट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम इज नॉट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, तो एल प्लस आर। तो दैट इज वेयर डिफरेंस विल कम। तो जब मैं प्रैक्टिकल पेंडुलम की बात करूंगा, कॉनिकल पेंडुलम के केस में इतना डिटेल नहीं लगने वाला, लेकिन जस्ट टू नो, जब भी प्रैक्टिकल पेंडुलम बोला है या सिर्फ सिंपल पेंडुलम बोला है, आइडियल वर्ड यूज नहीं किया है, व्हाट इज लेंथ? एल प्लस आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ बॉब, इसको बॉब बोलते हैं। व्हाट इज बॉब? वेरी हेवी मेटालिक बॉल इज नोन एज बॉब। यहां तक क्लियर? तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से सस्पेंड किया होगा तो कहां तक? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉल? सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, बराबर। तो पेंडुलम का लेंथ कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल। बहुत बेसिक चीज है, बट यू विल नीड ऑल दिस, तो याद रखना। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये सारा डिटेल हमको कम से कम अभी नहीं लगने वाला, सिर्फ पता होना चाहिए। तो हम कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे यहाँ पे। तो कोनिकल पेंडुलम कौन सा पेंडुलम है? प्रैक्टिकल पेंडुलम है, वेरी गुड। तो इस केस में नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हम पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं और रिलीज कर देते हैं। तो जब आप इसको डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे तो क्या करेगा? ऑसिलेशन। तो पेंडुलम आप 2 चैप्टर में सीखोगे, एक इस चैप्टर में जिसमें ऑसिलेशन नहीं है, और दूसरा चैप्टर नंबर 5 में जिसका नाम ही है ऑसिलेशंस। और ये डिफरेंस समझ में कैसे आता है? सपोज मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और जो एंगल बना, वेल बाय द वे, जो एंगल बना इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अगर सेमी वर्टिकल एंगल 10 डिग्री या उससे कम हुआ, कुछ बुक में 6 डिग्री भी लिखा है, बट आइडिया इज इफ एंगल इज स्मॉल। कौन सा एंगल? सेमी वर्टिकल एंगल। अगर सेमी वर्टिकल एंगल स्मॉल है, मतलब तुमने बॉब को थोड़ा सा ही डिस्प्लेस कर छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऑसिलेशन। तुम्हारे घर में कोई घड़ी होगी, उसके नीचे पेंडुलम है, वो केस है। तो पेंडुलम ऑसिलेशन में भी पढ़ोगे तो कंडीशन क्या है? एंगल इज स्मॉल। कितना स्मॉल? लेस देन रफली 10 डिग्रीज। तो जब भी ऐसा बोला हो
a simple pendulum is displaced by an angle of let us say 8 degree, तो कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे? सर्कुलर मोशन के कि ऑसिलेशन के? ऑसिलेशन के, वेरी गुड। तो ये भूलना नहीं, ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, पर होना नहीं है कंफ्यूज। सिर्फ रिलीज कर दिया और एंगल कितना था? लेस देन 10। अब सपोज हमने इसको रिलीज करने की जगह पे डिस्प्लेस तो किया, डिस्प्लेस किया हमने इसको, लेकिन रिलीज नहीं किया, तो क्या किया? धक्का दे दिया। पेंडुलम था, उसको डिस्प्लेस किया, रिलीज करने की जगह पे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन। तो बॉब मतलब पेंडुलम विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो अब ऐसा है, इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है, बताता हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल। बॉब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वेरी गुड। लेकिन स्ट्रिंग क्या कर रहा है पता है? देखो देखो स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अच्छे से देखो। फॉर्मिंग कोन, दिख रहा है कोन जैसा? तो जब ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो स्ट्रिंग का शेप देखो कोन जैसा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम इज, this is called as conical pendulum only because when the pendulum is displaced and given a horizontal push, the bob performs horizontal circular motion but the string forms shape like a cone, hence it is called as conical pendulum. अब इस टॉपिक में हमारे टास्क क्या है सिर्फ उतना बता देता हूं मैं। 3 टास्क है। नंबर 1 टू फाइंड आउट v। अब मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, याद है मैंने बताया था कि दो ऐसे टॉपिक है जिसका फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनता है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे वो सेम आएगा, आएगा देखोगे। तो हमारा टास्क नंबर 1 है टू फाइंड आउट स्पीड। टास्क नंबर 1 इज टू फाइंड आउट स्पीड। टास्क नंबर 2 इज टू फाइंड आउट सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब क्या? थीटा। टास्क नंबर 3 इज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन सर्कल। तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो ये तीसरा टास्क है, लास्ट टास्क। अगर आपको याद होगा मैंने आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग बताया था। जब भी आप स्ट्रिंग को खींचते हो, हम नहीं खींच रहे, कौन खींच रहा है? बॉब। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेंशन। और याद है टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो यहाँ पे क्या है? टेंशन। तो फोर्थ टास्क इज टू फाइंड आउट टेंशन। तो इस टॉपिक में हमको 4 चीजें फाइंड करनी है, 4 इक्वेशन बनाने हैं, स्पीड, एंगल, टाइम पीरियड एंड टेंशन। क्लियर यहां तक? तो बाकी का टू बी कंटिन्यूड।